हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th अकाउंटेंसी की। और हम लोगों ने अब तक गुडविल के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी और गुडविल में हम लोगों ने अब तक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना कह दे कि आपको वेटेड एवरेज यूज करना है, तब तक आप लोगों को कुछ ड्रामेबाजी नहीं करनी है। आपको केवल और केवल सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज करना है और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। मैंने बताया आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट से अच्छा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, लेकिन कैलकुलेशन वेटेड एवरेज में थोड़ी सी ज्यादा है और सिंपल एवरेज में बहुत ही कम है। ये मान लो जितने भी गुडविल के आपके मेथड है, सबसे कम कैलकुलेशन, यूं मान लो मैं तो कैलकुलेटर से चीजों को सॉल्व कर देता हूं, लेकिन आपको बिना कैलकुलेटर की चीजों को सॉल्व करना है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा सही मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट है। तो दुआ मनाना, आपके एग्जाम में सिंपल एवरेज का ही क्वेश्चन है। और साथ साथ में अगर प्रॉब्लम होती है तो ही आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हो तो ही आप इन मेथड्स की तरफ जाएंगे, वरना आप सिंपल मेथड से ही सॉल्व कर डालना है। ठीक है जी। दूसरी बात, भैया आंसर सबसे अलग आने वाला है। दिमाग में ये मत डाल लेना कि सर कम, जैसे नेशनल इनकम में मैंने जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उन्हें मैंने बता रखा है कि नेशनल इनकम जो चैप्टर चल रहा है उसमें 3 मेथड से आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर सेम ही आना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल की कैलकुलेशन होगी जरूर, बिजनेस की होगी, एक ही कंपनी की और एक ही तरीके के प्रॉफिट्स की होगी, लेकिन गुडविल सबकी अलग आएगी क्योंकि सबकी कैलकुलेशन अलग है। कोई कुछ समझता है तो कोई कुछ समझता है। बात समझ में आती है? तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास वेटेड एवरेज प्रॉफिट की तरफ से। तो मैं आपको पहले बता दूं उसके बारे में थोड़ा सा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो होता है ये आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट से सही होता है। क्यों सही होता है बेटा? एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बताओ जरा मुझे। आज से लगभग 20 साल पहले, इस बात को तो आपने अपने पेरेंट्स से सुना ही होगा, क्योंकि आप लोग भी भाई अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना कि उस वक्त 1 रुपए की कीमत क्या थी और आज 1 रुपए की कीमत क्या है। उस वक्त 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। उस वक्त का 1 रुपए और आज के 100 रुपए बराबर हुआ करते हैं। आज 100 रुपए तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आज तो 100 रुपए भी नहीं दिखते। आजकल 100 रुपए का भी पता नहीं चलता। उस टाइम के 100 रुपए और आज के 2000 रुपए बराबर थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर चीजें सस्ती हुआ करती थी। करेंसी वही है, गांधी जी उस पे भी थे, गांधी जी इस पे भी हैं, सब कुछ वही है। इंडियन करेंसी वो भी थी, इंडियन करेंसी ये भी है। लेकिन क्या उस टाइम की वैल्यू में और अब की वैल्यू में थोड़ा फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल है फर्क। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपसे कहा था कि हम 4-5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेते हैं और उसके हिसाब से गुडविल निकाल देते हैं। बेटा एक बात बताओ, आप 2020 में, मान लो एक तरीके से कि आप 2020 में खड़े हैं और आपसे कहा जाए कि जरा गुडविल बताना अपने पिछले 5 सालों की कैलकुलेट करके, तो आप पिछले 5 साल से अब तक की काउंटिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पिछले 5 साल की जो वैल्यू थी प्रॉफिट की, मतलब करेंसी की, वो वैल्यू आज भी है क्या? बेटा या तो आज वैल्यू बढ़ी होगी या आज वैल्यू घटी होगी। रोज फॉरेन एक्सचेंज चेंज होता रहता है। बात समझ में आती है? इस वजह से ये किया जाता है कि जो रिसेंट आपकी करेंसी है उसे वेट दिया जाता है। इसके अंदर जो रिसेंट प्रॉफिट है आपका उसको वेट दिया जाए। कैसे कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। मैंने कुछ स्टेप्स बताने आपको, उन स्टेप्स को फॉलो करना और आपका ये क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा। कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब से 20 मार्क्स से सीबीएसई ने अलाउ कर दिया था, मैं थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो आपको थ्योरी को थोड़ा ज्यादा कवर करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? सॉरी, अरे सुपर प्रॉफिट नहीं है ये गलती से लिख दिया मैंने इसका नाम। इसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जल्दबाजी में लिखा गया ये नाम, ठीक है जी। हम लोग ये मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ना है इसके अंदर? पहले इसके अंदर थोड़ा सा रीडिंग लगा लें, उसके बाद में इसको थोड़ा सा समझाऊंगा।
दिस मेथड इज कंसिडर्ड बेटर एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने पहले बताया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से बेटर है ये वाला मेथड, एज इट गिव्स मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर्स। मैं कह दूं आपसे, आप 2020 में खड़े हैं और आपसे कहा कि लास्ट 5 इयर्स का आप कैलकुलेशन करके, आप गुडविल कैलकुलेट करके जरा मुझे बता देना। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता देंगे? बिल्कुल कैलकुलेट करके बता देंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कहता था सबका एवरेज निकालो और बात खत्म। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है? वेटेड एवरेज कहता है जी सबका एवरेज निकालेंगे जरूर, पर ऐसे नहीं निकालेंगे, बल्कि हर ईयर को उसकी औकात के हिसाब से। औकात वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि हर साल के थोड़े से प्रॉफिट में जो भी चेंजेस होंगे तो उस साल की करेंसी में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो हर ईयर के एवरी ईयर्स प्रॉफिट shall be given some weights। हम उनको कुछ वेट्स देंगे। क्या होते हैं वेट्स, कैसे कैसे दिए जाते हैं, ये सब मैं आप लोगों को स्टेप्स में बताऊंगा, जो मैं स्टेप्स के बाद कराने वाला हूं। बस थोड़ा सा यहां थोड़ा ध्यान ये रखना कि जैसे मैं 2020 के कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं पिछले 5 सालों का लें, तो 2020 में तो मैं कह ही रहा हूं, तो क्या 2020 का प्रॉफिट निकला होगा? अभी तक नहीं निकला होगा। 2019 का ले सकता हूं मैं, 2018 का ले सकता हूं मैं, 2017 का ले सकता हूं, 2016 का ले सकता हूं, 2015 का ले सकता हूं। एक चीज और ध्यान रखना, ये सीबीएसई बोर्ड में मेथड है, यूपी बोर्ड में ये नहीं है। ध्यान रखना, ये सीबीएसई बोर्ड का मेथड है। आपके ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट हो गए। अब जरा मुझे ये बताओ, ये लेटेस्ट आपकी करेंसी है, ये लेटेस्ट आपकी करेंसी, और ये बिल्कुल 5 साल बाद की है। जरा बताएं, क्या इस दिन की करेंसी और इस दिन की करेंसी में कोई फर्क नहीं होगा? जरूर फर्क होगा, चेंज होगा। तो माय डियर, सबको एक तराजू से नहीं तौलना है। ये रिसेंट है तो इसको ज्यादा वेट दिया जाएगा, ये थोड़ा कम है तो थोड़ा सा कम कर दो, ये और कम है उसे और कम कर दो, ये और कम है उसे और कम कर दो, और 2015 में सबसे कम कर दो। ये कैसे कम ज्यादा करना है, ये पहली बात तो आपको वेट हमेशा क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, नहीं दिए हुए हैं तो 1 2 3 4 5 मान लेना, और कैसे मानने हैं मैं अभी आपको बताता हूं। तब तक के लिए वीडियो पॉज करके जरा इसको नोट करना, और मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैंने पूरा पढ़ा नहीं अभी शायद, एक सेकेंड। This method is considered better as compared to simple average profit method, as it gives more weightage to the profit of recent years. This method should be used if profit shows an upward and downward trend। मतलब या तो प्रॉफिट बढ़ रहा हो या प्रॉफिट घट रहा हो। अगर ये सिचुएशन होती है तो आपको यही मेथड यूज करना होता है। पर मैं फिर भी आपको बता दूं, जब तक क्वेश्चन में साफ साफ ना दिया हुआ हो या फिर आपको वेट्स दे दिए जाए, मैं बता दूं कभी कभी क्वेश्चन में साफ साफ नहीं देते हैं कि आपको वेटेड एवरेज सॉल्व करना है, सिंपल एवरेज से करना है। लेकिन अगर आपको वेट्स दे दिए कि इनके वेट्स हर साल के इतने हैं, तो अपने आप दिमाग में आगे कौन सा मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज। ठीक है जी, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसको वीडियो को पॉज करिए, जरा इसको नोट कर लेना, मैं अगली तैयारी करता हूं। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों से कहा कि मैं कुछ स्टेप्स आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, जिन स्टेप्स के बेस से आप सारा का सारा क्वेश्चन जो वेटेड एवरेज की तरीके से आपको यूज करना है वो हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने कोई स्टेप अपने पास से नहीं बनाया, ये स्टेप टीएस ग्रेवाल की बुक में है, वहां ज्यादा अच्छा दे रखा था, तो इसलिए मैंने खुद अपने स्टेप्स नहीं लिखे हैं, मैंने उन्हीं का कॉपी मारा है। सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वहीं से सीधा उठाया है। तो फिलहाल जिनके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है तो पेज नंबर 2.9 पर उनको ये स्टेप्स मिल जाएंगे, और भाई जिनके पास नहीं है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूं कि कैमरे के सामने इसको दिखा पाऊं ताकि आप लोग इसको देख पाओ पूरी तरीके से। भैया वीडियो को थोड़ा पॉज करके और देख लेना इसको, ठीक है? हाँ जी,
तो आप लोगों ने भैया इसको थोड़ा सा, अगर किसी ने नहीं नोट किया हो तो वीडियो को उस जगह थोड़ा पीछे करके और पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं इसको थोड़ा पढ़ के बताता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपनी कॉपीज में नोट कर लिया होगा कि क्या क्या चीज है, क्योंकि इसको लिखने में इतना टाइम वेस्ट होता है, इतने में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। स्टेप 1 क्या कहता है, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आपको पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। बेटा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आप नॉर्मली कमाते हैं। नॉर्मल और एबनॉर्मल दो शब्द होते हैं। 11th क्लास में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका था, मैंने 11th क्लास में वो बताया था। नॉर्मल गेन या इसे प्रॉफिट भी बोलते हैं, या नॉर्मल लॉस, यहां पर भी ऐसी होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल क्या होता है, जो आपके, मान लो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं 2020 और 21 की बात कर रहा हूं, तो आपका ईयर कहां से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 तक चला आपका ईयर। इस पूरे साल में नॉर्मली जो भी काम होते हैं रेगुलर बेसिस पे उसको हम लेने के बाद, मतलब खर्चे डेबिट होंगे और इनकम क्रेडिट होंगी। ये पढ़ा था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये सब चीज करने के बाद, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, और जो भी लॉस आएगा उसे नॉर्मल लॉस बोलते हैं। अब ये नॉर्मली चीजें होती क्या है, एक बात बताओ, रेंट हर महीने देते हो कि नहीं देते हो, हर महीने देते हो। इसके साथ साथ मैं कह दूं आपसे, लॉस बाय फायर, आग लग गई आपके गुड्स के अंदर, जो माल रखा था आपके गोडाउन में उसमें आग लग गई, ये नॉर्मली होता है क्या, हर महीने? ये रूटीन तो काम है नहीं, तो ये बेटा ये एबनॉर्मल हो गया। और एबनॉर्मल क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, ये लॉस हुआ है। बात समझ रहे हैं? इसी के साथ साथ एक चीज और कह दूं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? बेटा इंश्योरेंस क्लेम कब मिलेगा, जब आपको कुछ नुकसान हो जाएगा, जब आपका नुकसान होगा तब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, तो ये भी एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल क्या चीज है, ये एबनॉर्मल गेन है, मतलब प्रॉफिट। बात समझ में आती है? यहीं पर एक चीज और बोलता हूं कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब होता है किश्त, जो आपको हर साल देनी ही देनी है, चाहे आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें। अगर मान लीजिए पूरे 1 साल का आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो अगर आपको इस पूरे साल में कोई लॉस हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। बात समझ में आती है? ये वैसे ज्यादातर सभी को ये बात पता होगी, और बीएसटी में भी आप लोग ये चीज पढ़ते हैं। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, ये आपका नॉर्मल एक्सपेंस कहलाता है, नॉर्मल खर्चा। अगर आप इस नॉर्मल खर्चे को डालेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। तो इसमें पहले स्टेप में क्या कहा गया कि आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। इसके अंदर भी कुछ चीजें दे रखी हैं, क्या, प्रॉफिट या लॉस फॉर ईच ऑफ पास्ट ईयर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैसे आप ये प्रॉफिट निकालने वाले हैं, टेक प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, जो हमने अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम यूज कर रहे थे। हर साल के प्रॉफिट आपको दे रखे थे, हर साल के वही प्रॉफिट आपको उठाने हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डिडक्ट एबनॉर्मल गेन्स इफ एनी credited to profit and loss account such as gains, profit on sale of fixed asset वगैरह वगैरह। अभी आपको 2 मिनट पहले ही इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल, ये आपका ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। चाहे आपको प्रॉफिट हुआ और नॉर्मल या एबनॉर्मल, वो आपका क्रेडिट होता है। और अगर डेबिट करना है तो चाहे आपका लॉस हो, ना नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, ये आपको सब बातें पता है।
मान लीजिए आपका प्रॉफिट, एक समझ के चलना बात को, मैं कह रहा हूं कि मैंने सेल की है से 1 लाख रुपए की, और मेरा जो खर्चा हुआ, मैं कह रहा हूं कुछ और हुआ ही नहीं, परचेज की है मैंने बस 20,000 रुपए की, मेरा प्रॉफिट होना था 80,000 रुपए। ये बात सभी को समझ में आई है या नहीं आई है? मेरा प्रॉफिट होना था 80,000 रुपए, मैं मान के चल रहा हूं कुछ और था ही, मान के चलता हूं। तो ये मेरा कौन सा प्रॉफिट कहलाया बेटा? ये मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फिलहाल कहला रहा है। मैं एक चीज अभी करता हूं उसमें। मान लीजिए आपकी कोई फिक्स्ड एसेट आपके पास पहले से ही पड़ी थी, पिछले 10 साल पुरानी, 10 ईयर ओल्ड कोई फिक्स्ड एसेट आपके पास पड़ी थी और वो आपने सेल कर दी। भाई आपकी फिक्स्ड एसेट मान लीजिए उस टाइम पर 1 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन आपने किसी को चूना लगा दिया, चूना ही लगाते हैं इसमें बिजनेस में ज्यादातर, आपने किसी को चूना लगा दिया और मैं कह दूं 1,05,000 की आपने सेल कर दी। मान लीजिए 1,05,000 की आपने सेल कर दी, तो प्रॉफिट आपको हो गया 5,000 रुपए का। बेटा क्या ये हमेशा प्रॉफिट कर सकते हो? अगर हमेशा ऐसे चूना लगा पाए तो आपका तो बिजनेस चल गया। ये हमेशा चूना तो नहीं लगा पाओगे। बिजनेस उसको कहते हैं जो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस पर चल पाए। टीचिंग करता हूं मैं क्या हर साल किसी का पागल बना सकता हूं? नहीं बना सकता। क्यों? अगर मैंने हर साल पागल बनाया तो बेटा पहले साल बच्चा आएगा, एक बार, कहते हैं ना वो डायलॉग, काट की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। तो मेरे पास एक बार आएगा बच्चा, दोबारा आएगा ही नहीं। बात समझ में आती है? तो इस चीज का दिमाग में रखना कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हालांकि टीचिंग बिजनेस नहीं प्रोफेशन है, लेकिन ये भी आपका इनकम टैक्स में आप लोग पढ़ोगे, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन लगभग मिलते जुलते से हैं। इसमें बस प्रोफेशन देखा जाता है, एक ये कह दूं स्किल्स देखी जाती हैं। टीचर वही बनता है जिसमें कुछ स्किल्स होती हैं टीचिंग की, और बिजनेसमैन तो जो दिमाग चला पाए खुरापाती, वो बिजनेसमैन बन जाता है। बात समझ में आती है? तो यहां पर जो आपसे प्रॉफिट की बात करें, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और इसे आपने मान लीजिए यहां लिखा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना आया? 5,000 रुपए आया। बेटा इसको डाल दिया, आपका प्रॉफिट कितना हो गया? आपका प्रॉफिट 85,000 हो गया। क्या ये प्रॉफिट आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट है? अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो हमसे स्टेप के अंदर यही कहा गया, दोबारा पढ़ना उसको, कि जो भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, आपको जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है, उसमें से अगर कोई एबनॉर्मल गेन्स है, मतलब कोई अगर आपको ऐसा गेन हुआ है जो नॉर्मली आपके बिजनेस में नहीं होता था, तो उसे माइनस कर दें। एबनॉर्मल गेन को यहां नाम ले देता हूं मैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। 5,000 रुपए आपने माइनस किए और 80,000 आप ले आए। मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप, इतने क्वेश्चंस डीपली आते नहीं है, लेकिन मैं बहुत डीप इसीलिए जा रहा हूं, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर पाओ। इसी के साथ साथ अगर आपका नॉर्मल गेन हुआ, सॉरी नॉर्मल लॉस हुआ, तो नॉर्मल लॉस तो आप यहां लिखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका खामखा कम हो जाता है। मान लो यहां पर आप ये बेच रहे थे, आपका 95,000 में बिका, तो आपको नॉर्मल लॉस कितने का हो गया? आपको नॉर्मल लॉस हो गया 5,000 रुपए का। तो क्या आप इसे यहां लिखोगे? इस बार बेटा इधर लिखोगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 5,000 रुपए, और जरा कैलकुलेट करें, अब आपका प्रॉफिट आएगा 75,000। क्या ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। इसके एग्जांपल के तौर में कह दूं, आपका प्रॉफिट कितना है? 75,000। तो बेटा एबनॉर्मल गेन जो था आपने लेस किया था ना, आप इसको ऐड कर देंगे, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 5,000, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? आना आपको 80,000 पर ही है। इसको हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोलते हैं। बात समझ में आती है? हमको ये ढूंढना है, इसको प्रॉफिट के अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड बोलते हैं, जो मैं उस टाइम डेफिनेशन में आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। इसके साथ साथ आपका अगला पॉइंट आता है कि डिडक्ट रेकरिंग एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी। रेकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मली आपके बिजनेस में होते जाते हैं। बात समझ में आती है? चलिए, इसके बाद आता है एड एबनॉर्मल लॉसेस इफ एनी डेबिटेड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो मैंने बता ही दिया। एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ हुआ है तो उसको आप ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका बिजनेस का मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। चलिए जी, सेकंड स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द पास्ट ईयर बाय मल्टीप्लाइंग नॉर्मल प्रॉफिट बाय रेस्पेक्टिव असाइन्ड वेट्स। जो भी आपके प्रॉफिट निकल के आए हैं और आपको वेट्स क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, आप उनसे मल्टीप्लाई करके आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना है। बात समझ में आती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो द वेट्स। जो आपके वेट्स हैं उनका टोटल करें, जो आपके प्रोडक्ट हैं उनका टोटल करें। इसके बाद आपको करना क्या है, स्टेप 4 आपका फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूले में क्या रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। इससे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। और गुडविल फिर आपकी कैसे निकलती है, स्टेप 5 में दे रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लगभग सेम सा है हमारा एवरेज प्रॉफिट से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि पूरी थ्योरी एकदम समझ में नहीं आती है, पर इसको अगर मैं क्वेश्चन के माध्यम से अगर कराने की कोशिश करता हूं तो आप इसको कर पाओगे। थोड़ा सा हार्ड सा क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा मजा सा आए। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ताकि उसके बाद क्या होगा, आप लोग आसान वगैरह सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और गुडविल के इस मेथड को हम समाप्त कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन में लिखवाता हूं, तब तक वीडियो को पॉज करके, और मैं तब तक क्वेश्चन नोट कर देता हूं। हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपका, इसको जरा वीडियो को पॉज करके सो नोट कर लीजिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है टीएस ग्रेवाल का ही है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये वेटेड एवरेज का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं। मतलब जो मैंने ट्रेंड्स बताया था ना कि ऊपर नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड, मैंने कहा था मैं बहुत डीप जा रहा हूं, इसके अंदर वो सभी चीजें यूज होने वाली हैं। बात समझ में आती है। तो मैं इसको आपके सामने कराने का थोड़ा प्रयास करूंगा। जिसके पास टीएस ग्रेवाल है उसको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरे पास ये इलिस्ट्रेशन 7 है, पेज नंबर 2.10 पर वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है ये, विद पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये क्वेश्चन अगर आपने कर पाया तो ये मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन वेटेड एवरेज के हैं वो सभी आप कर पाएंगे। फिलहाल हम वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, तो मैं इसलिए हार्ड क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि आप लोग आसान कर पाए। पर माय डियर, कोशिश जरूर करना इसको बिना देखे अपने घर पे दोबारा करने की। तो इस क्वेश्चन को जरा पहले पढ़ लेते हैं, क्या है ये। आपने सभी ने उतार लिया होगा ये। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। 3 इयर्स की परचेज है हमारे पास, हमें पता है परचेज से क्या काम है, हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में पढ़ रखा था। ठीक है, मैं इसका पहले एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि जब भी आपको गुडविल निकालनी है वेटेड एवरेज से, तो आपको गुडविल कैसे निकालनी है। गुडविल निकलेगी वही जहां सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, वहां क्या लिखोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, और जब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ना दे रखा हो तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। यहां पर मैं वर्किंग नोट 1 को दिखा दूं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ये क्या ड्रामेबाजी है, मैं इसको इसी क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से इलैबोरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, इसको जरा लिख लीजिएगा और मैं इसको रब कर देता हूं। मुझे बार बार पॉज करने की जरूरत है नहीं, आप पॉज कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद करते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करें या कोई सा भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसको पहले शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लें, उसके बाद ही पेन उठाएं। उससे पहले पेन मत उठा लेना, वरना बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, हमारे पास 3 साल की परचेज है और हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। 31 मार्च 2012, 13, 14 और 15 4 साल के प्रॉफिट है। पहला है 40,400, दूसरा है 49,600, तीसरा है 40,000 और चौथा है 60,000। तो वेट्स असाइन टू ईच ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 2012 का 1 दे रखा है, 2013 का 2, 2014 का 3, 2015 का 4। ये वेट असाइन किए गए, क्वेश्चन में दे दिया, आपको हमेशा दिए हुए होंगे।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपको वेटेड एवरेज से गुडविल निकालनी, सिर्फ लिखा है कैलकुलेट गुडविल और आपको वेट्स इस तरीके से दे दिए गए हैं, तो बेटा वेटेड एवरेज से ही निकल सकता है, किसी और में वेट यूज नहीं होते, केवल वेट वेटेड एवरेज में ही यूज होते हैं। ठीक है जी। तो आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रखी है। यू आर प्रोवाइडेड, अगर यहां तक क्वेश्चन दे रहा था 2015 हमारा वेट है 4, तो बेटा आपको क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। और इतनी सिंपल कैलकुलेशंस हैं कि अभी मैं आपको पहले पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जब मैं आपको वेट असाइन करके और पूरा मेथड यूज करना बताऊंगा तो आप कहोगे कि ये तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही है। लेकिन मैंने ये ट्रेंड्स भी इसके अंदर इसीलिए डाले ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट पढ़ना जरा। On 31st March 2014, a major plant repair was undertaken. एक प्लांट में रिपेयर करी है, मतलब मेजर रिपेयर की है। 11th क्लास में समझाया था, जब आप कोई बड़ा खर्चा करते, नॉर्मल रिपेयर है तो आपका रेवेन्यू है, और अगर कोई बड़ा खर्चा हो रहा है तो वो कैपिटल होता है। कैपिटल नेचर मतलब जो बैलेंस शीट में जाता है, और रिपेयर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। रिपेयर को हम नॉर्मल खर्चा मानते हैं और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के खत्म कर देते हैं, पर जब कैपिटल वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको बैलेंस शीट में डालते हैं और उसे सालों साल दिखाते रहते हैं। बात समझ में आती है। अब इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कहा है कि मेजर प्लांट जो था हमने वो रिपेयर कराया और 12,000 रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। विच वॉज चार्ज, ये कौन से साल में हुआ, 31 मार्च 2014 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना साल। विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू, कर दी गलती, करना था कैपिटल पर कर दिया रिवेन्यू। मतलब क्या, इन्हें डालना था बैलेंस शीट में लेकिन डाल के कहां, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। पहली गलती। इसको ठीक कैसे करोगे बेटा, बहुत आसान है। मैंने डाला प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मतलब माइनस किया है ना, ठीक करने के लिए क्या कर दोगे, प्लस कर दो, छुट्टी। पर यहां पर सॉल्यूशन आपका नहीं आता है, आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। क्या है इसके अंदर, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, ये कैपिटलाइज कर दो आप गुडविल कैलकुलेशन के लिए, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर लगाना है 10% के हिसाब से। बेटा एक बात बताओ, आपने इसे रेवेन्यू मानकर प्रॉफिट एंड लॉस साइड में लगा डाल दिया, क्या डेप्रिसिएशन लगा होगा इसके आने वाले सालों में? 2014 की 31 मार्च को आपने खर्चा किया तो ठीक है, चलो 31 मार्च को खर्चा किया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, एक दिन का क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे? पर क्या 15, 16, 17, 18 किसी साल में डेप्रिसिएशन लगा होगा? आपने तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल खत्म कर दिया। बैलेंस शीट में आप लेके ही नहीं गए तो डेप्रिसिएशन कहां से लगाओगे? 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डेप्रिसिएशन कहां से लगता है, बैलेंस शीट में जो आपके एसेट साइड में जो फिक्स्ड एसेट होती है उसमें जो फिगर होती है उसमें माइनस करके दिखाते हैं। जब आपकी बैलेंस शीट में पहुंची नहीं है फिगर तो आपने डेप्रिसिएशन कहां लगाया होगा? लगाया ही नहीं होगा। तो हमें कहा गया कि बेटा डेप्रिसिएशन का भी आपको यूज करना है, दिमाग में रखना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगी चीज। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, 2013 का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया 4800 से, 4800 से बढ़ गया। यहां दो मिस्टेक दिखाई दे रही हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक 2013 का बढ़ा, साथ साथ में 2014 का ओपनिंग भी तो बढ़ा होगा, क्योंकि जो एक साल का क्लोजिंग होता है वो उसके नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग होता है। हमने ये चीज 11th में पढ़ी थी और ये चीज आप यहां पर एनपीओ में ही पढ़ोगे। ठीक है जी, एनपीओ एक चैप्टर है आपका 12th अकाउंट से है ना, हाँ ठीक है, एनपीओ एक चैप्टर है आपका, उसमें आप पढ़ोगे। चलिए जी, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 9600 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। भैया 9600 के आपको एनुअल खर्चे भी डालने थे जो कि इन्होंने नहीं डाले थे। हमें गुडविल के वैल्यूएशन से उसको भी लेना है। तो भाई सीधी सी बात है, जब इन्होंने कुछ कहा ही नहीं साल के बारे में तो हम तो सब में से माइनस कर देंगे जितने भी हमें ईयर्स दे रखे हैं। तो बेटा इसका स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। मैं यहां पर्टिकुलर डाल दूं या डेट डाल दूं? मेरे को क्या हर साल की चीजें दे रखी हैं तो हमें डेट के बारे में तो कुछ कहा नहीं, चलो मैं इसे पर्टिकुलर डालता हूं। ये भैया फॉर्मेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, रटने वाला कंसेप्ट मत करना। और भैया अगर कोई बच्चा दिमाग ना चला पाता हो
तो रट भी लेना, मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन मेरी क्लास में रटना नहीं चाहिए कायदे में आपको। 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, यही है ना ये हमारे, हाँ 2014 और 15। 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015 हमें ये साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। जरा इनको थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद ही देखते हैं कि हमने क्या कर पाया और क्या नहीं कर पाया। हमें प्रॉफिट्स क्या क्या गिवन है, प्रॉफिट्स जो हर साल के दिए हुए हैं, यू कह दो ब्रैकेट में कि ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 40,400। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया 49,600, 49,600। तीसरा दे रखा है 40,000 और 60,000, 40,000 और 60,000। बिना कुछ ड्रामेबाजी किए सबसे पहले आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक एक पढ़ करके पढ़ना है और एक एक करके इसमें डालना है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है, पहले एडजस्टमेंट कहती है ऑन 31 मार्च 2014, किसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, ठीक है। 31 मार्च 2014 a major repair was undertaken for 12,000 which was charged to revenue। पहली गलती, आपने इसको 2014 में माइनस कर दिया था, अब इसे क्या कर दो, प्लस कर दो। पहली गलती ठीक करो, प्लस रिपेयर्स, या यूं कहूं इसे मेजर रिपेयर चार्ज्ड टू रेवेन्यू, ठीक है। और अगर आप मेजर रिपेयर भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। आपने इसे ऐड किया और आपका प्रॉफिट अब आना चाहिए, लेकिन इसमें आगे भी कुछ कहा है कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन का भी ध्यान रखना है। 10% का डेप्रिसिएशन आपको ध्यान रखना है। आपने पहले से माइनस कर दिया था, अब आप इसे प्लस कर रहे हो, तो बेटा जाएगा कहां, ये बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आप सोचे दिमाग में कि 2014 के 31 मार्च की बैलेंस शीट में 12,000 रुपए एसेट साइड में खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, जब 12,000 रुपए एसेट साइड में खड़े होंगे तो माय डियर अब इस केस में क्या 31 मार्च 2014 का डेप्रिसिएशन निकालूं, बेटा हमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे रखी है। अगर डेट दे देते तो हम इसको मानते, या हमसे कहता कि 1 अप्रैल 2013 में ऐसा कुछ हुआ है तो हम इस बारे में सोचते हैं, पर हमें डेट दे रखी है 31 मार्च 2014, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो रिपेयर कराएगी वो 31 मार्च 2014 को ही कराएगी। तो आपको तो मैंने 11th क्लास में पढ़ा है डेप्रिसिएशन में कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि 31 मार्च 2014 में ऐसा कुछ मतलब एक दिन का डेप्रिसिएशन आप लगाने वाले। तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा, इस साल में डेप्रिसिएशन लगेगा। ज्यादा कंफ्यूजन के लिए आप हर चीज अलग अलग कॉलम में यूज करो। तो मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूं, डेप्रिसिएशन ऑन मेजर रिपेयर, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन रेट दे रखा है, मेरे ख्याल से 10% दे रखा है। यहां पर 12,000 का 10% 1,200 रुपए होता है, आपने इसे माइनस कर पाया और यहां पर ये मैटर हमने क्लोज किया, ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 4800 रुपए। बेटा 31 मार्च 2013 का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया। 2013 की बात चल रही है, तो जब ओवर वैल्यू हो गया तो बढ़ गया था, हमें उसे कम करना है। जब बढ़ गया था तो प्लस हो गया, तो हमें क्या करना है, अब उसे माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, कितने से ओवर वैल्यूड हुआ है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है 4800 से। चलिए जी माइनस कर दिया। इसके साथ साथ क्या हुआ होगा, आपका ये ओवर वैल्यूड हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो मैंने 48 में माइनस कर दी। क्यों माइनस करे, दिमाग में क्वेश्चन जरूर राइज हुआ होगा, सर ये माइनस क्यों किया आपने, यही हुआ है ना दिमाग में राइज। अभी इस चीज को ही बताता हूं, साथ साथ में दो चीज हुई है, चलो मैं माइनस को हटा देता हूं, ये क्या करना है माइनस प्लस में थोड़ी देर में बताता हूं, पर हाँ कुछ ड्रामेबाजी यहां पर 4800 की तो करनी है। जब यहां पर क्लोजिंग है 31 मार्च का, तो 2014 का ओपनिंग होगा कि नहीं होगा, तो
तो 4800 की बेटा खुरापाती यहां भी हुई होगी, 4800 की यहां भी हुई होगी। मैं कह दूं ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर वो साफ साफ कहता कि ओपनिंग स्टॉक में कोई छेड़खानी नहीं करनी तो हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं छेड़ते, पर उसने जब केवल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बोला है तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी कमी होगी। कॉमन सेंस लगाना है। मैं बता दूं इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये। मैं इसको इसीलिए करा पा रहा हूं ताकि आप इसको आसान जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब कर पाओगे। ठीक है, तो करते हैं इसको आगे। बेटा बैलेंस शीट के बारे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में याद दिलाओगे मैं थोड़ा सा, यहां दिख रहा है नहीं? चलिए मैं यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आप यहां लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखते थे यार मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, यहां छोड़ो, यहां करते हैं बेटा, अब कर देंगे बाद में इसको, पहले यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं, मुझे समझाने की थोड़ी जगह चाहिए। बाय सेल मैं कह दूं 1 लाख रुपए एज्यूम कर लो, मैं फिलहाल ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस दोनों जोड़ देता हूं। टू ओपनिंग स्टॉक मैं कह रहा हूं चलो 20,000 है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है। मैं आपसे पहले क्लोजिंग स्टॉक समझाऊंगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक से 30,000 है और परचेजेस आपकी 10,000 की, कुछ भी मान लो। आपका प्रॉफिट कितना है जरा मुझे बता सकोगे? प्रॉफिट निकल के आता है 1,30,000, तो ये हुआ, और इस 1,30,000 में आप 30,000 माइनस करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाना तय है कि नहीं है? अब हुआ क्या कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर दिया। कितने से किया उसको छोड़ोगे, ओवर वैल्यूड कर दिया। मैं मान लेता हूं 5,000 से बढ़ गया, मैंने यहां 30,000 लिया था ना, मैं इसको 35,000 कर देता हूं। बेटा बताना प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा इससे? प्रॉफिट माय डियर 1,05,000 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? मतलब आपका प्रॉफिट, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक घटा तो प्रॉफिट भी घटा। बात समझ में आती है? तो यहां क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है तो आपका ये प्रॉफिट बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? ये वाला प्रॉफिट जो है बढ़ के आया है, गलत आया है, हमें इसको ठीक करने के लिए करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा प्रॉफिट, तो हम इसको माइनस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा, 5,000 माइनस करके 30,000 कर दूंगा, तो ये क्या मेरा 1 लाख वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर आ जाएगा। चलिए जी, तो मैंने ये तय हो गया कि माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक को इसी एग्जांपल में डालते हैं जरा। ओपनिंग स्टॉक में मैं ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू करता हूं, इसको भी बढ़ा देता हूं, मैं इसको भी 5,000 से बढ़ाता हूं कि मैंने इसे 25,000 कर दिया। बताएं बेटा क्या इफेक्ट आया मेरे प्रॉफिट के ऊपर? 1 लाख था ना, 1,30,000 माइनस 1,35,000, सॉरी हाँ सॉरी हाँ 35,000 से माइनस हो गए, तो 35,000 से माइनस करोगे तो 95,000 आपका प्रॉफिट आया। कि जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ता गया वैसे वैसे प्रॉफिट कम होता गया। कि मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक आपका बढ़ रहा है तो ये प्रॉफिट जो है ये कम आया होगा कि नहीं आया होगा? हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट को दोबारा उसी पावर तक पहुंचाना, मतलब इसे ऐड करना है, जो पहले लेस हुआ था उसे अब ऐड कर देंगे। बात समझ में आती है? एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका पहले जुड़ गया था आपको उसे माइनस करना है, जो पहले माइनस हो गया था उसे अब आपको जोड़ना है। दिमाग में लॉजिक होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो गई होगी। चलिए जी, इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें और आप लोगों को कराना चाहता हूं। ये तो प्लस हो गया, इसके साथ और क्या चीज दे रखी थी? एक लास्ट पॉइंट और दे रखा था कि कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज, एनुअल कवर मैनेजमेंट दे रखा है, मतलब यू कह दो मैनेजमेंट कॉस्ट है, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी दे रखी है 9600 की। लेकिन ये नहीं कहा आपसे कौन से साल की, तो मैं तो सारे सालों में माइनस कर दूंगा, 9600 ही है ना, हाँ माइनस कर दिया, 9600 माइनस कर दिया, 9600 माइनस कर दिया और 9600 माइनस कर दिया। इससे आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाना तय है। ठीक है जी, तो ये क्या निकल के आया आपका? ये आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आया।
नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया। अब मैं जरा इसको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। 40,400 माइनस 9600, 30,800, ये कितना आया 49,600। बेटा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करूं, मुझे पूरा क्वेश्चन कराना जरूरी है, वरना अगर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ले जाता तो शायद आप लोगों के साथ दिक्कत आती। मैं गैपिंग नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, गलत मत समझिएगा। 12,000 को मैंने जोड़ दिया है और 4800 को मैंने जोड़ दिया है 9600। गलत तो आप समझोगे ही, पढ़ना तो कोई चाहता ही नहीं है, जबरदस्ती पढ़ रहे हो हैं। चलिए -1200 माइनस 9600, 49,200। बेटा जरा इसको नोट कर लेना, और मैं इसके आगे मतलब ये जो आपका आया है ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आया है, जो आपको केवल तभी करना है जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा आपको 90% क्वेश्चंस जो मिलने वाले, मैं इसके बाद जो करूंगा उसके बेस पे मिलने वाले हैं। इसका पहला इलिस्ट्रेशन जो था, जो आपके पास, जिसके पास बुक होगी उसको पता होगा, सिंपल क्वेश्चंस उसके पास हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से आप कर पाएंगे। मैं जरा इसको रब करके, आप इसको पॉज करके थोड़ा नोट कर लेना, मैं रब करके और मैं जरा उसको भी लिख देता हूं। हाँ जी, तो मैं अब करता हूं इसमें। ये आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट करा था वो वर्किंग नोट में करना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। बोर्ड छोटा था, इस वजह से मैंने यहां पर करके आपको दिखाया। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नॉर्मल स्टार्ट करता हूं। वेटेड एवरेज का कैसे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, चलिए कैसे निकलेगा, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये कहां से आएगा जी, 1 है, वर्किंग नोट 1 से निकालना है। इसको कैसे निकालना है, इतने मेरा आंसर हो जाएगा, तो मैं यहां से कर देता हूं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा अब ना आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। मैं जरा इसको थोड़ा यहां एक चार्ट बनाता हूं, जो आपको हमेशा करना है। मैं चार्ट बनाता हूं, डेट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोल दो या प्रॉफिट बोल दो, जो भी आपको ठीक लगे। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नाम दे रहा हूं फिलहाल मैं इसको, क्योंकि इतनी मेहनत हमने करी है उसमें, कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, ये आपको कहां से निकल के आया है, वर्किंग नोट 2 से। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन कराई है, वर्किंग नोट 2 मान लेना। ठीक है जी, ये जो आपको वर्किंग नोट 2 है, ये कभी कभी होगा जब आपके में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी, तब आप इस तरीके से लिखने वाले हो, वरना ये जो प्रॉफिट में यहां लिखने वाला हूं ज्यादातर आपको क्वेश्चंस के अंदर ही दे देंगे, और वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आपको सबसे ज्यादा वही मिलेंगे। पर इस क्वेश्चन को करके जाना, क्योंकि ये काफी सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, और इसको करने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो क्या हमारे प्रॉफिट निकला था, पहले ईयर लिख देता हूं। ईयर था 31 मार्च 2012। मैं 2012 लिखता हूं, 13 लिखता हूं, 14 लिखता हूं, 15 लिखता हूं। प्रॉफिट क्या दे रखे जो हमने निकाले थे, 30,800, उसके बाद हमारा आता है 35,200, फिर उसके बाद आता है 47,200, फिर निकल के आता है 49,200। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है। चलिए हाँ जी, तो वेट्स आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखे हैं। वेट्स क्या क्या दे रखे हैं आपको, 12, 13, 14 और 15 के दे रखे हैं वेट्स। मैं यहां पर लिख देता हूं एक कॉलम में वेट्स। वेट्स क्या है, 1, 2, 3 और 4। आपको टोटल वेट्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है वेटेड प्रॉफिट।
ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा मैं आपको बता दूं, इसको आप ए एज्यूम कर लो, इसको बी एज्यूम कर लो, और ये ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दो, आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा 30,800। बेटा जरा आगे कैलकुलेट अपने आप करने की कोशिश करो, 35,200 इंटू 2 70, 400, 47,200 मल्टीप्लाई बाय 3 1,41,600, और 49,200 मल्टीप्लाई बाय 4 1,96,800 आपके वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब जरा इसका टोटल करो और इसका टोटल करो। पूरा क्वेश्चन जब हो जाए ना, तो जो स्टेप्स मैंने आपको पहले लिखवाए थे वो स्टेप दोबारा पढ़ना, कि मैंने उसमें लिखवा क्या रखा था, क्या दिखाया था, सब कुछ वही कर रहा हूं जो स्टेप के अंदर लिखा हुआ है। मैंने वेटेड प्रॉफिट भी निकाला, वेटेड प्रॉफिट का टोटल भी कर रहा हूं और वेट्स का भी टोटल कर रहा हूं। तो क्या है इसका वेटेड का टोटल, 7400 प्लस 3800, 439,600, और ये कितना आया 4 3 7 8 9 10, ये 10 आ गया। ठीक है जी, तो यहां पर आपका ये चार्ट होता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। ये तो आपका वेटेड प्रॉफिट है, ये आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट है, ध्यान रखना इस बात का, और ये टोटल वेट्स हैं। मैं निकालता हूं यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे फॉर्मूला था हमारा, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ठीक है, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेड प्रॉफिट और टोटल वेट्स। टोटल वेटेड प्रॉफिट कहां है, 439,600 डिवाइडेड बाय 10। बेटा कितना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आए 43960, 43,960 रुपए। अब ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। अब आपको सीधा कहां रखना है, यहां पर रखना है जो वर्किंग नोट 1 से हमारा निकला है, 43,960 मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितने थे आपके पास, 3 इयर्स परचेज थी। तो आपकी गुडविल कितनी निकल के आती है, गुडविल निकल के आती है 43,960 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आया 1,31,880। ये आपकी गुडविल आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। चलिए जी, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ सकता, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, और मैंने इसलिए कराया ये ताकि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओ इसके। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे स्टॉप करते हैं अपनी क्लास को। वीडियो को भैया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम रही हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो इससे आपकी जो हमारी वीडियोस आती हैं, लेटेस्ट वीडियो जितनी भी अपलोड होंगी, हर क्लास की अपलोड हो रही है, आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे देख पाएंगे। ऐसा हो जाता है कि लास्ट क्लास मैंने अभी अपलोड की थी और मैं शेयर करना भूल गया उसको, तो लेकिन जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बेल आइकन दबा रखा था उनको पहले ही नोटिफिकेशन मिल गया और सभी ने उसको देख लिया था। मैंने देखा था उसमें व्यूज आए थे कुछ, तो इसलिए थोड़ा भैया ध्यान रखें, आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वहां से मतलब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो ही मिल जाए। और कोई भी नालायक मेरा स्टूडेंट लाइक नहीं कर रहा है, लाइक कर देना, मैं यहां मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।